कक्षा 10वीं विषय गणित अध्याय 1 हम पूरा पढ़ चुके हैं। अब बारी है उनके वस्तुनिष्ठ प्रश्न करने की। तो हमारे पास है परीक्षा बोध, इसमें से हम करते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। चलिए, सबसे पहला आपके पास ही परीक्षा बोध होना जरूरी है। परीक्षा बोध हो या फिर परीक्षा अध्ययन, दोनों में से कोई सी भी चलेगी। इसका चलो सबसे पहला सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रश्न पहले का पहला है, किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक समपूर्णांक निम्न स्वरूप का होता है। अब इसमें देखो चार ऑप्शन दिए हैं। अब इसको देखो हमेशा ऐसा करके देख लेना, इसके लिए आप याद कर लेना अच्छे से कि इसमें देखो हमारे लिए ऐसा दिया है। प्रश्न पहला में दिया है ऐसा 2m। देखो इसमें क्या पूछ रहे हैं, समपूर्णांक पूछ रहे हैं। तो इसमें क्या करना है, जो m होता है इसमें हमें 1 2 3 रख के देखना है। तो इसे आप फेयर कॉपी में एक कॉपी बना लो, इसमें करते जाओ इस तरह, ताकि आप आगे रिवीजन भी कर सके। हम इसमें लिखेंगे कि m बराबर 1 2 3 रखने पर हम इनमें m के मान जगह पे क्या रखेंगे, 1 2 3। तो देखो इसमें रखना है हमें, है ना। तो 2 का तो देखो 2 रहेगा, अपन मान रखना आता है। इनके बीच में मानते हैं अपन गुणा का चिन्ह, और m की जगह आएगा क्या, 1। पहले हम रखेंगे 1, तो कितना आ जाएगा, 2 एकम 2। इसी तरह से 1 रख दिया। अब फिर से अपन रखेंगे, अब कितना रखेंगे, 2। तो पहले तो हमें आगे वाला 2 लिख लेना है, ये 1 मान रख के देख लिया। दोबारा हम मान रखेंगे, पहले 2 की जगह तो हमने 2 रख दिए, इनके बीच में मानते हैं गुणा का चिन्ह, और m की जगह लिखेंगे अपन 2। तो हमने यहाँ 2 लिख दिए, इनका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4। इसी तरह से अपन अब 3 रख के देखेंगे। तो देखो इसी जगह पे इसमें ही हमें बार बार मान रख के देखना है। तो चलो हम तीसरा नंबर डालते हैं। 2 का तो हम 2 लिखेंगे, इनके बीच में गुणा का चिन्ह रहता है तो गुणा का चिन्ह लगा लिया। m की जगह लिखेंगे अब हम 3। पहले हमने 1 लिखा था, फिर 2 लिखा, अब 3 लिखेंगे। हमने लिख दिया 3। अब इनका गुणा करेंगे तो 2 3 6। अब देखो जो हमने इनके गुणा करने पर जो हमें इस बराबर के इस तरफ मिले हैं, इन मानों को देखो। देखो ये क्या आ रहे हैं, 2 4 6, और ये हम जानते हैं क्या होती है, सम संख्याएं होती हैं। अतः हमारा आंसर क्या हो गया कि जो समपूर्णांक होता है वो किस रूप का होता है, 2m के रूप का होता है। समझ में आ गया। चलो इसी तरह से नेक्स्ट है दूसरा वाला, किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक। अब देखो इसमें विषम पूर्णांक बताना है, तो समपूर्णांक तो है पता चल गया, ऐसे देख लेना है ना। अगर कभी कंफ्यूजन हो तो ऐसे करके देख लेना है। और अब बस इसमें क्या करना है, अपन जो विषम पूर्णांक होता है वो 2m + 1 के रूप का होता है। चलो अपन समझते हैं कैसे। इसमें हम फिर वही करेंगे, m की जगह पे अपन को क्या रखना है, 1 2 3 रखने पर ऐसा हमने लिख लिया कि m की जगह हमें 1 2 3 रखना है। पूरा ज्यों को त्यों उतारेंगे, सिर्फ जहां m आ रहा है वहां हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे। देखो 2 का तो अपन ने 2 लिख लिया, पहले नंबर पर हमने 2 का तो 2 लिख लिया। इनके बीच में गुणा का चिन्ह मानते हैं, गुणा का चिन्ह लिखा, m की जगह लिखेंगे अपन 1, फिर काय पहुंच गए प्लस पर, प्लस लिखा और 1 का 1 लिख दिया। अब इसको देखो अपन हल करना है। इनमें डायरेक्ट तो अपन क्या करेंगे, इनका गुणा करेंगे पहले। तो देखो हमने पहले इनका 2 का 1 में गुणा किया, तो 2 एकम 2, इन दोनों को गुणा कर दिया आ गया 2, प्लस का चिन्ह लिखेंगे और 1 लिखेंगे। अब इन दोनों को देखो जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा हमारे लिए, 3। आया समझ में। इसी तरह से दूसरे वाले को देखो, अब की बार 2 रख के देखेंगे m की जगह पर। तो देखो ये 2 तो हमने ज्यों को त्यों लिख लिया, गुणा का चिन्ह लगा लिया, और m की जगह लिखा हमने 2। अब काय पहुंच रहा अपन प्लस के चिन्ह पर, प्लस का चिन्ह और 1 की जगह पर 1। समझ में आ गया। अब इनमें देखो फिर से इनमें गुणा हो रहा है, तो इनका दोनों का गुणा, 2 दूनी हो गए 4, प्लस का चिन्ह और 1। इनको देखो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 और 1 5। समझ में आया। इसी तरह से तीसरी बार, अभी हमने देखो 1 रख लिया, 2 रख लिया, अब हम रखेंगे 3 m की जगह पर, है ना। तो देखो यहाँ पहले हम 2 लिखेंगे, ये वाला हमने 2 लिख लिया, इनके बीच में मानते हैं गुणा का चिन्ह लगाया, m की जगह लिखा हमने 3 लिख दिया। प्लस की जगह पहुंचे तो प्लस और 1 की जगह पर 1 ही जगह कहते हैं, है ना। अब इनका गुणा हो रहा है, पहले तो गुणा कर लो, तो 2 3 6, प्लस का चिन्ह और 1 का 1। अब इनका अपन गुणा कर देंगे, जोड़ रहे हैं, तो 6 और 1 कितने होते हैं, 7। अब देखो जो बराबर के इस तरफ वाले हैं, इनको देखो, जो बराबर के इस तरफ वाले हैं, जो लास्ट में अपन मिले हैं बराबर के बगल में, देखो ये बराबर के बगल में जो हमें आंसर मिला है ना, इनको देखो। ये आ रहा है 3, यहाँ आया 5, यहाँ आया 7, यानी कि एक ऐसी संख्याएं आ रही हैं, एक कहलाती है हमारी विषम संख्याएं, अपन पता है ना। यानी कि जो विषम पूर्णांक होता है वो किस रूप का होता है, 2m + 1। तो आपको तो समपूर्णांक और विषम पूर्णांक सिर्फ इतना याद रख लेना है कि एक सम होता है 2m के रूप का और विषम होता है 2m + 1 के रूप का। अगर कभी कंफ्यूजन हो तो फिर इस तरह से आप मान रख के देख लिया करो, तो आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट तीसरा समझो। तीसरा में दिया है कि 65 और 117 का HCF 65m - 117 के रूप में लिखा जा सकता है। देखो HCF की बात चल रही है, HCF हमने 1.2 में बहुत अच्छे से सीख लिए हैं। तो सबसे पहले तो अपन इनके HCF निकाल लेंगे।
1.2 में हमने सीखा है वैसे इसमें करेंगे अपन क्या लिखते हैं 65 और 117 के गुणनखंड करने पर, ऐसे अपन ने सीखे हैं। तो हमने यहां लिख दिया 65 और 117 के गुणनखंड करने पर। क्लियर। अब देखो अपन क्या करते हैं 65 के गुणनखंड करके लिख लेते हैं यहां पर, और 117 के गुणनखंड करके यहां पर लिख लेंगे। तो इनको लिख लो, है ना। तो 65 के अपन यहाँ गुणनखंड करना जानते हैं, 65 लिखा हमने, पीछे 5 आ रहा है यानी कि कितने से जाएगा 5 से जाएगा, तो 5 एकम 5 बची 1 हो गए 15, तो 5 3 15। अब देखो 13 तो 13 ही से जाता है, तो 13 एकम 13, इससे गुणनखंड क्या बनेंगे 5 गुणा 13, 65 के गुणनखंड बनेंगे 5 गुणा 13। ऐसे अपन 117 के गुणनखंड करेंगे तो 117। अब देखो इसमें एक कितने से जाएगा 9 से जाएगा, तो 9 एकम एक बार गया, 9 एकम 9, यहाँ 2 बची रहे तो होगा यहाँ 27, तो 9 3 27, और 13 13 से जाएगा, 13 एकम 13, कितने बन गए 9 गुणा 13। तो अपन ने यहाँ लिख लिए 9 गुणा 13। समझ में आ गया। देखो इसमें जो अपन ने 1.2 में किया बिल्कुल वैसा ही के वैसा है ना। इसमें 65 और 117 एचसीएफ की बात चल रही थी तो अपन ने लिख लिया है ना। अब देखो इनका इसके लिखने के बाद अपन इनका एचसीएफ निकालना है, तो अपन लिखते थे कि नहीं ऐसा 1.2 में सीखे हैं अपन ने। अतः HCF, ये हम कौन सा सवाल कर रहे हैं, तीसरा वाला कर रहे हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न का सही विकल्प का तीसरा। HCF किस किस का HCF निकाल रहे हैं अपन 65 और 117 का, ऐसा लिखते थे अपन कि नहीं। बराबर का चिन्ह लगाएंगे, इनका HCF कितना निकल रहा है, तो जो कॉमन चीज है, कॉमन क्या आ रहा है इनमें से 13, तो हमारा HCF निकल आया 13, ये हो गया हमारा आंसर। समझ में आ गया। HCF कितना निकल रहा है अपना 13, इतना निकाल लिया। देखो कितना सिंपल है। अब इसके बाद अपन लिखेंगे दिया है। पहले तो HCF की चर्चा चल रही थी, अपन ने HCF लिख लिया। अब अपन सवाल पे पहुंचो वापस। सवाल में क्या कह रहे हैं, दिया है। देखो दिया है भी कह रहे हैं कि 65 और 117 का HCF इसके रूप में लिखा जा सकता है, तो अपन लिख लेंगे। भी कह रहे हैं HCF 65 और 117 इसके लिए काय के बराबर दे रहे हैं, इसके रूप में लिखा जा सकता है 65 m माइनस 117 इसके रूप में लिखा जा सकता है, ऐसा बोल रहे हैं वो उसमें। तो अपन ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा उन्होंने दिया है कि HCF 65 और 117 का इसके रूप में अपन लिख सकते हैं। तो ऐसे अपन ही लाइन समझ में आ रहा है क्वेश्चन से बनाते कैसे बनाना है। अब देखो इसमें अपन इसमें से अपन लिख लेंगे HCF। देखो अभी हाल अपन ने यहाँ निकाला है HCF 65 और 117 कितना निकला है 13, तो इसकी जगह हम क्या, इसका मान क्या है अपना 13, तो इसकी जगह हमने लिख दिए 13। समझ में आ गया। बराबर का लगाएंगे चिन्ह, 65 m इसे जो कहते हैं माइनस 117, कोई दिक्कत। चलो अब आगे अपन को क्या करना है, इसका अपन देखो m का मान निकालना है, तो इनका करेंगे पक्षांतर। पक्षांतर आपको आते हैं, अगर नहीं आते हैं तो सीख लो, है ना। m का अपन जब जिस चीज का मान निकालते हैं उसको छोड़ देते हैं और बाकी दूर वाली चीज का करते हैं वो पक्षांतर। तो हम पक्षांतर किसके करेंगे, माइनस के 117 का, इसका पक्षांतर करेंगे तो आएगा ये इस तरफ, तो 13 की तरफ आ जाएगा। तो पहले तो हमने 13 जो कहते हैं लिख लिए, ये इस तरफ आएगा, अभी माइनस का जब इस तरफ आता है तो हो जाता है प्लस का, प्लस के 117 पक्षांतर हो गया। अब अपन पहुंचेंगे बराबर पर, ठीक है। अगर पक्षांतर नहीं आता है तो आप और पूछ लेना, तो हम बता देंगे आपको अलग से, है ना। अब इस यहाँ क्या बचा हमारा 65 m, समझ में आ गया। अब देखो ये दोनों जुड़ रहे हैं तो इनको जोड़ दो, 117 और 13 कितने हो गए 130, और बराबर का चिन्ह और यहाँ पर 65 m जो कहते हो। अब देखो अब m का भी मान तो निकला नहीं, अभी अपन इनसे 65 और हटाएंगे, तो 65 हटाने के लिए अभी देखो ये गुणा में है, ये माइनस में थे तो इस तरफ आगे प्लस में हो गए थे, लेकिन इन दोनों के बीच में मानते हैं अपन गुणा का चिन्ह, यानी ये गुणा में है तो कहाँ जाएंगे भाग में, भाग मतलब अपन बटे में। तो 130 लिखा अपन ने, बटे का चिन्ह बनाया और 65, समझ में आ गया, बराबर m। अब देखो जो 65 से कट जाएंगे, 65 एकम 65 और 65 दूनी 130, क्लियर। यानी कि m का मान कितना आ गया, m बराबर आ गया अपना 2। तो आप ऐसे करते जाना इनके लिए, ठीक है, फेयर में करते जाना ताकि आपको समझ में आता जाए कैसे कैसे करते हैं। तो m का मान कितना आ रहा है अपना 2, तो अपना इसका b वाला ऑप्शन सही हो गया है। चलो अब चौथा देखो, चौथा में क्या कह रहे हैं, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 32 तथा LCM 8 है तब उनका HCF होगा। चलो इसे करते हैं अपन। चौथा दिया यदि दो संख्याओं का गुणनफल 32 है ना, तो अपन यहाँ लिख लेंगे, सबसे पहले लिख लिया करो जो जो कुछ दिया है, हमें दिया गया है तो अपन लिख लिया कि दिया है, क्या दिया है हमारे लिए, दो संख्याओं का गुणनफल। तो हमने यहां लिख दिया हिंदी में दो संख्याओं का गुणनफल, क्लियर। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर कितना दिया है इन्होंने 32,
एक चीज दे दी, और क्या दिया है, और एलसीएम भी दे रहे हैं, तो अपन यहाँ लिख देंगे एलसीएम बराबर, एलसीएम बराबर कितना दिया है इन्होंने, 8 दिया है, दे रहे हैं ना। ये चौथा सवाल कर रहे हैं अपन, चौथा वाला है ना। दो संख्याओं का गुणनफल 32 दिया है, एलसीएम 8 दिया है, और क्या दे रहे हैं, और लिखा तब उनका एचसीएफ होगा। एचसीएफ ज्ञात करना है अपने लिए, एचसीएफ, एचसीएफ कितना होगा, तो एचसीएफ अपन ही करना है ज्ञात। अब देखो हमारे लिए क्या क्या चीजें मिल गई हमें, देखो हमारे पास एलसीएम है, एचसीएफ है, और दो संख्याओं का गुणनफल है। हमारे पास 3 चीज मिल गई। अब इन 3 चीजों में कोई सूत्र होता है, तो अपन ने देखो सूत्र पढ़ा है 1.2 में, चौथा सवाल में भी लिखा है ना। वो जांच भी करते थे अपन कि जांच कीजिए दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। तो बस अपन वो जानते हैं, तो अपन लिख लेंगे यहाँ पर हम जानते हैं। यहाँ क्या लिख लेना है, हम जानते हैं। हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल है ना, ये जांच करते थे अपन, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, एचसीएफ गुणा एलसीएम। क्लियर। अब देखो अब यहाँ पे हमें इनके मान दिए हैं, दो संख्याओं का गुणनफल हमें पता है कितना है, 32। तो हमने यहाँ लिख दिया दो संख्याओं का गुणनफल, इस पूरे की जगह हमने लिख दिया 32, क्योंकि इसका मान दिया है 32। फिर बराबर के चिन्ह पर पहुंचे तो बराबर का चिन्ह लगा लिया। अब एचसीएफ लिखा है, तो देखो एचसीएफ तो हमें ज्ञात ही करना है, तो उसके लिए अपन ज्यों कहते हैं लिख देंगे, जैसा अपन ने 1.2 का प्रश्न चौथा किया था उसी के जैसा है। गुणा का चिन्ह लगा लो। एलसीएम, तो देखो एलसीएम हमें पता है 8 है, तो इस एलसीएम की जगह लिख दिया हमने 8। क्लियर। अब अपन क्या करेंगे यहाँ से, देखो बस हमें एचसीएफ पता करना है, तो इसका अपन कर देंगे पक्षांतर। जो चीज अपन ज्ञात करनी होती है उससे जो चीजें भी साथ में रहती है उनको हटाते हैं, तो 8 का कर देंगे अपन पक्षांतर। अभी ये दोनों काय में, गुणा में है, जब गुणा में है तो ये कहाँ चला जाएगा, भाग में। तो भाग मतलब कहाँ, इस 32 के नीचे, इस तरफ आके आ जाएगा इसके नीचे, तो 32 और बटे 8। क्लियर। बराबर का चिन्ह, यहाँ क्या बचा रहेगा अपना एचसीएफ। समझ में आ रहा है ना। 8 एकम 8, 8 चौको 32 है ना, कट गए। यहाँ क्या अपना एचसीएफ कितना निकल आया, एचसीएफ बराबर कितना निकला है अपना 4, और नीचे का एक अपन लिखते नहीं, इसका ध्यान रखना। तो हमारा एचसीएफ आ गया है 4, इसका अपन ये आंसर लिख देंगे। समझ में आ रहा है। तो चौथा का ये वाला अपना सही हो गया है। ठीक है, चलो पांचवा देखो। पांचवा ऑब्जेक्ट दिया है, सही विकल्प में दिया है पांचवे में, कि यदि दो धनात्मक पूर्णांक p एवं q, p बराबर ab² और q बराबर aqb के रूप में लिखे जा सकते हैं, और जहां a और b कैसी हैं, अभाज्य संख्याएं हों, तब LCM PQ हुआ। देखो इसका LCM ज्ञात करना है, तो इसे समझो। जैसा अपन 1.2 में करते थे कि 26 के अपन ने गुणनखंड निकाले थे, तो कितने निकले थे, 2 गुणा 13। 91 के अपन ने गुणनखंड निकाले थे, तो कितने निकले थे, 7 गुणा 13। समझ में आ रहा है ना। अब इसका अपन क्या LCM करते थे, तो LCM कैसे करते थे अपन, इसमें भी अपन LCM ही करना है। इससे अपने समझना है, देखो रटना नहीं है, अपने समझ के करोगे तो कभी नहीं भूलोगे, नहीं तो बहुत कंफ्यूजन होगी। इसका अपन LCM करते थे, तो LCM कैसे करते थे अपन, LCM में अपन सभी को लिखते थे, इसको भी लिखते थे, इसको भी लिखते थे, और इसको भी, सभी को लिखते थे। तो पहले हम लिखते थे 2, फिर गुणा, फिर 13 लिख लेते थे, है ना, सभी चीज़ों के लिए, और फिर 7 लिख लेते थे। या फिर अपन ने 6 और 20 के भी गुणनखंड करे थे, 6 बराबर किया था अपन ने 6 के गुणनखंड करे थे, तो आ गए थे 2 गुणा 3, और 20 के गुणनखंड करे थे, तो कितने आ गए थे, 2 गुणा 2 गुणा 5, है ना। तो या फिर ऐसे अपन ऐसा भी लिख सकते थे, 2 की घात 2 गुणा 5। तो इसमें अपन LCM में क्या करते हैं, बड़ी घात वाले लिखते हैं। क्या करते हैं, बड़ी घात वाले। तो चलो अब इसमें भी अपन वैसा ही करेंगे, जैसा यहाँ अपन ने 26 दिया है, ऐसे ही 26 की जगह उन्होंने P दिया है। क्या दिया है, P, मतलब P के अगर अपन गुणनखंड करेंगे तो क्या निकल आएगा, AB की घात 2। 26 तो अपन ने इसके गुणनखंड करना जानते हैं, तो अपन ने 26 के यहाँ से गुणनखंड कर लिए थे, लेकिन P के अपन नहीं जानते, तो उन्होंने दे दिए कि अगर तुम P के गुणनखंड करोगे तो ऐसे बन जाएंगे। ऐसे ही जैसा अपन ने 91 के गुणनखंड निकाले थे, तो 7 गुणा 13 आए थे, ऐसे उन्होंने Q के गुणनखंड दे दिए हैं। Q के गुणनखंड कितने दे दिए हैं, 1 की घात 3b। कितना दे दिए हैं, 1 की घात 3b। ऐसे गुणनखंड दे दिए जैसे अपने ये थे। अब इनका LCM तो अपन निकल लिया था कि कौन कौन सी कॉमन है बड़ी घात वाली, वही चीज अपन इनमें करना है। अपन क्या करना है, कॉमन चीज देखना है। तो देखो कॉमन क्या है, ये इसमें भी है, ये इसमें भी है, लेकिन लिखना कौन सा है, ए वाला कि ये वाला। तो अपन पता है कि LCM में अपन लिखते हैं LCM, जो संख्या, जैसे इसका अपन LCM निकाल देते इसे लिखते थे अपन यहाँ पर LCM अता डाल के, अता LCM
किस किस का, 26 और 91 का लिखते थे कि नहीं। तो ऐसे इनका लिखेंगे, ये संख्याएं थी अपन ने कोष्टक में लिख देते थे, ऐसे यहाँ पर भी संख्या P और Q, तो अपन LCM P और Q का ज्ञात करेंगे। तो कितना आएगा बराबर में बड़ी घात वाला, तो देखो बड़ी घात का है कि 1 की घात 3, तो ये हमने बड़ी की घात 3 लिख ली, 1 की घात 3। और ऐसा ही अब इसमें से देखें तो यहाँ भी है, यहाँ भी है, लेकिन बड़ी घात किसकी है, इसकी, तो अपन ने लिख दिया b की घात 2। समझ में आ गया। तो ये आ गया अपना LCM, a की घात 3 और b की घात 2, ये अपना आंसर हो गया। कोई दिक्कत, इनसे अपन समझना है, जो अपन ने 1.2 पढ़ी है इसीलिए अपन ने पहले पढ़ी है ताकि समझ विकसित हो जाए, ठीक है। तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं, कहते हैं हमें ए वाले तो आते हैं लेकिन मुझे ABCD वाले नहीं आते। तो भैया ABCD वाले भी बिल्कुल सरल है यार, जैसे अपन ने उसमें सीखा है कि बड़ी घात वाले लिखना है LCM में और छोटी घात वाले लिखना है अपन SCF में, तो वैसे इसमें करना है। तो अपना 5वां का हो गया कौन सा वाला, C वाला। चलो नेक्स्ट देखते हैं अपन, 96 और 404 का SCF हुआ। ऐसे तो चाहे तुम डायरेक्ट याद ही कर लो, 96 और 404 वाले का इसका कितना होता है, 4 होता है। अगर नहीं है वैसा तो आप वैसा भी कर सकते हैं 96 और 404 के गुणनखंड करने पर, ऐसा करके भी कर सकते हैं 404 के गुणनखंड करने पर, या फिर ज़्यादा पूछा जाता है तो इसे आप वैसा भी कर सकते हैं। जब भी SCF पूछो तो इनके गुणनखंड करके आप निकाल सकते हैं, गुणनखंड करने पर। समझ में आ रहा है ना। तो 96 गुणनखंड करेंगे तो कितने बन जाएंगे, अपन जानते हैं 96 के अपन ऐसे गुणनखंड कर सकते हैं कि नहीं। तो 2 से जाएगा, 2 3 6, 2 चौको 8 और 2 अट्ठे 16, फिर 2 से देंगे तो कितने बार चला जाएगा, 24 बार, फिर 2 से देंगे तो 12 बार चला जाएगा, फिर 2 से देंगे तो 6 बार, फिर 2 से देंगे तो 3 बार और फिर 3 से देंगे तो 1 बार। तो 2 इनको लिख लेंगे अपन, है ना। 96 की है तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 5, ऐसे गिन लिया करो, 1 2 3 4 5 गुणा 3, ठीक है। अब इनके लिए अपन देखो घातों के क्रम में लिख लेते हैं, तो बराबर में 2 को लिखेंगे अपन। देखो 2 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5, तो इस पर 5 की घात लगा दी, तो गुणा का चिन्ह और फिर पहुंच गए 3 पे। समझ में आ गया। ऐसे ही अपन को 404 के गुणनखंड करना है, तो यहाँ लिखेंगे 404, गुणनखंड करेंगे 2 से जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 शून्यम 0, 2 दूनी 4, फिर 2 से देंगे तो 2 एकम 2, 2 शून्यम 0, 2 एकम 2। अब 101 हमेशा 101 से ही जाता है, इसका याद रखना, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, 101 के अपन 404 के गुणनखंड किए तो 2 गुणा 2 गुणा 101, ये गुणनखंड बन गए अपने। अब इसको भी अपन ऐसे घातों के क्रम में लिख लेंगे, तो 2 लिखेंगे, इस पर कितनी बार आया है, 1 और 1 2 बार आया है, तो 2 की घात लगा दी, गुणा का चिन्ह और 101। समझ में आ गया। अब इसमें से देखो हमें क्या करना है, SCF ज्ञात करना है। देखो SCF कितना होता है, SCF होता है छोटी घात वाला, है ना। तो अपन लिखेंगे यहाँ HCF 96 और 404, इन्हीं संख्याओं कर रहे थे तो ऐसा लिख लेते हैं अपन अतः डाल के, अतः SCF 96 और 404 बराबर कितना हो जाएगा, छोटी घात वाला। देखो कॉमन क्या है, 2 है कॉमन, है ना। तो लेकिन छोटी घात A है कि A, तो देखो A वाली छोटी है तो अपन A वाली लिख दी 2 की घात 2। जब इसको अपन हल करेंगे तो 2 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4, यानी कि 4 हो गया अपना आंसर। ऐसे भी आप कर सकते हैं। या फिर दूसरी बिल्कुल सरल विधि होती है, लेकिन कभी क्या है, अभी 10वीं में रहते हैं हम तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है। तो आपको क्या करना है, ऐसे ये विधि तो आपको आनी चाहिए, अगर कभी कन्फ्यूज हो रही है तो आप ऐसे कर लेना। वैसे SCF की एक सरल विधि ये होती है कि जो भी इसका SCF होता है उसका इन दोनों संख्याओं में पूरा पूरा भाग चला जाता है। मतलब जैसे अगर अपना SCF कितना निकला है 4, अगर हम इस 4 से 96 में भाग देंगे तो पूरा पूरा चला जाएगा। जैसे 404 में इससे भाग देंगे 4 से तो भी पूरा पूरा चला जाएगा। जो SCF होता है उससे दोनों संख्या में पूरा पूरा भाग चला जाता है। तो ये सिंपल विधि होती है, ये वाली भी है ना। अगर और बाकी जो संख्या दी है 120, तो देखो इससे नहीं जाएगा, 96 में नहीं जा रहा है, 10 से नहीं जाएगा, ना 3 से जाएगा, सिर्फ 4 से जाएगा। तो छठवें का अपना हो गया B। तो आ गया समझ में। ये जो अपने विधि सीखी है उसी विधि से भी कर सकते हैं या ऐसे भी कर सकते हैं। क्लियर। चलो अब इनमें कोई देखो दिक्कत नहीं होना चाहिए, आपको सब समझ के करना है, रटना नहीं है ना। अगर समझ के करोगे तो कभी गलती नहीं होगी, और अगर रट के करोगे तो फिर गलती होने के पूरे पूरे चांस हैं ही। चलो नेक्स्ट करते हैं अपन 91 और 21 का, है ना। 91 और 21 का, तो इससे एक तो अपन वैसे कर सकते हैं इनके गुणनखंड करके, या फिर अपन इनमें भाग दे के देख लेंगे। SCF में उनके ऑप्शन से देखो, पहले ऑप्शन में दिया है 91 91, अगर अपन 91 से भाग देंगे तो इसमें तो चला जाएगा, लेकिन इस छोटी संख्या में नहीं जाएगा, यानी ये तो नहीं हो सकता है। दूसरा अपन 21 से करके देखेंगे, तो देखो 21 से 21 में चला जाएगा, लेकिन 91 में नहीं जाएगा। 7 से करेंगे तो देखो 91 में 7 से भी चला जाएगा, देखो 7 से भाग देंगे तो
7 एकम 7 बची 2 अंक उतारे 1 के 7 3 21। देखो पूरा पूरा भाग चला गया। ऐसे अपन 21 में भी देंगे 7 से, तो 7 3 21। समझ में आ रहा है? देखो पूरा पूरा चला गया, यानी 7 से जा रहा है दोनों में भाग, तो अपन ये हो गया। अब अपन देखो पता कैसे चलेगा, ऑप्शन में दिए रहते हैं, ऑप्शनों से भाग देना है। जैसे ए में दिया था 91, बी में दिया था 21 और सी में दिया था 7। आ गया समझ में? ऐसे अगर अपन 12 से देंगे इनमें 91 और 21 में, तो नहीं जाएगा 12 से, दोनों में नहीं जाएगा। एक किसी में जा सकता है लेकिन दोनों में नहीं जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो ऐसे भी आप ज्ञात कर सकते हो, तो ये और ज़्यादा सरल पड़ जाता है अगर आपको SCF आए तो समझ में आ गया ना ये वाला। चलो अब रिक्त स्थानों में पहुंच रहे हैं अपन। रिक्त स्थान में दिया है कि SCF AB गुणा LCM AB बराबर क्या होता है। देखो अपन ने पढ़ा है, क्या पढ़ा है अपन ने? देखो SCF बार अपन ने सूत्र सीखा है कि नहीं सीखा है? कि अपन ने सीखा है कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है SCF गुणा LCM। SCF गुणा LCM होता है कि नहीं? अब देखो SCF में जो संख्याएं होती हैं जो सी दो, वो यहाँ उन्होंने लिख ली है कि एक तो संख्या A है, दूसरी संख्या B है। ऐसा ही LCM में लिखा, अपन लिखते थे कि नहीं अतः डाल के, अतः LCM इसका। समझ में आ रहा है? तो भी दो संख्याओं का गुणनफल। तो देखो इस तरफ का तो उन्होंने खाली स्थान में पहले दे दिया है, अब इस तरफ उन्होंने खाली जगह छोड़ दी है। तो देखो ये वाला दिया है, तो अब इसमें क्या करना है? दो संख्याओं का गुणनफल। तो भी दो संख्याएं कहाँ हैं? देखो भी दो संख्याएं ये दी है, एक संख्या दी है A और एक संख्या दी है B। समझ में आ रहा है ना? ये दी है भी दो संख्याएं, तो बस इनका अपन गुणनफल कर देंगे, दो संख्याओं का गुणनफल। तो इन दोनों संख्याओं का गुणनफल कर देंगे A और B का, तो यहाँ क्या आ जाएगा? A गुणा B। समझ में आ गया? ये अपन ने सूत्र सीखा है कि नहीं? दो संख्याओं का गुणनफल बराबर SCF गुणा LCM। तो इस तरफ का उन्होंने पार्ट दे दिया और आधा सूत्र उन्होंने छोड़ दिया। तो बस दो संख्याओं का अपने गुणनफल करना था और संख्या हमें पता थी, एक है A और दूसरी है B, तो अपन इन दोनों संख्याओं का गुणनफल कर दिया। यानी खाली स्थान में क्या आ जाएगा? A गुणा B। कोई दिक्कत? चलो अगला देखो, यदि A बराबर इतना है और A बराबर x की घात 3 बाय स्क्वायर और B बराबर है x बाय की घात 3, दूसरा वाला है ना, तो x बाय अभाज्य संख्या है, तब SCF ज्ञात करना है। अब देखो अब भी हाल अपन ने किया था, कौन सा वाला किया था अभी हमने? अभी अपन ने किया था इसमें पांचवा वाला। देखो सही विकल्प का पांचवा, देखो उसमें किया था बिल्कुल उसी के जैसा है। उसमें किया था अपन LCM ज्ञात और इसमें करना है अपन SCF ज्ञात। तो अब अपन कर रहे हैं सही खाली स्थान का दूसरा वाला। इसमें क्या कर रहे हैं कि इसमें देखो जैसे अपने 26 दिए रहे थे, तो ऐसा A के गुणनखंड करे अगर उन्होंने, तो क्या निकल रहा है? x की घात 3 और y की घात 2। और B के गुणनखंड कर रहे हैं तो क्या निकल रहा है? x y की घात 3। समझ में आ रहा है? अब इनका अपन क्या बताना है? SCF बताना है। तो अपन लिखते हैं कि नहीं कि अतः HCF का क्या SCF निकाल रहे हैं? A और B का, तो A लिखेंगे B लिखेंगे। HCF कैसे निकालते हैं अपन? तो HCF निकालते हैं बड़ी घात छोटी घात वाले। HCF में क्या लिखते हैं अपन? छोटी घात वाले, कॉमन। तो देखो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, लेकिन कौन सा वाला x लिखे इन दोनों में से? तो देखो छोटी घात वाला। इस पे देखो, इस पे 3 की घात है लेकिन इस पे 1 की घात है, तो हमने एक छोटी घात वाला लिख दिया x। समझ में आ गया? SCF में लिखते हैं छोटी घात वाले। और इसी तरह से अब इसमें देखेंगे बाय, इसमें बाय है, इसमें भी बाय है, लेकिन इन दोनों में छोटी घात कौन सी है? 2 की 3, तो देखो 2 होती है छोटी घात, तो अपन ने यहाँ 2 लिख बाय की घात 2। समझ में आ गया? तो बस ऐसा अपन SCF निकाल लेते, कॉमन चीजें और छोटी घात वाली। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? तो ये अपना आंसर हो गया। बस ये अपन खाली स्थान में लिख देंगे। इनका SCF कितना हो जाएगा? x बाय स्क्वायर। तो इतना जितना डब्बा में लिखा है इतना अपन खाली स्थान में लिख देंगे। क्लियर? समझ में आ गया? चलो अब अपन देखेंगे तीसरा में क्या है? रूट 5 क्या है? तो देखो इसे तो अपन ने पता ही है, अगर नहीं है पता तो सीख लो। जहां भी रूट लगा रहता है ऐसा रूट वाली होती है परिमेय संख्याएं, चाहे वो 1 अपरिमेय होती है, सॉरी कौन सी होती है? अपरिमेय, है ना। 1/√2 अपरिमेय, 3√2 ये भी अपरिमेय। मतलब अगर रूट लगा है साथ में, चाहे वो दूर लगा हो चाहे कैसे भी, देखो एक चीज एक ही है, तो ये सब कैसी हैं? अपरिमेय है। एक कुंड में देना अकेले, 3 अकेला नहीं, पूरा मिला के देखना, ये सब कैसी हैं? अपरिमेय। तो जब भी रूट दिखाई दे जाए तो अपने वो क्या होती है? अपरिमेय। तो तीसरा में लिख देंगे रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है ना। परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्या कैसी होती हैं? तो वास्तविक संख्या है। देखो इसे समझ लो, चाहे परिमेय को कैसी भी संख्या आ जाए, सभी संख्याओं को मिला के अपन वास्तविक संख्या बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें अपन एक किसी प्रकार की संख्या, दोनों को संख्या कैसी होती है? वास्तविक संख्या। चलो अब अपन पहुंचते हैं सही जोड़ी पर। सही जोड़ी
इसमें पहले लिखा है परिमेय एवं अपरिमेय संख्या। तो देखो अब भी अपन ने रिक्त स्थान का चौथा देखा था कि परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्या वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो ऐसा ये है सही जोड़ी में पहले के किससे मिला देंगे अपन वास्तविक संख्या होता है। अभी अपन ने पढ़ा था। अब इसमें दूसरा वाला आ रहा है 2 के प्लस 1। देखो 2 के प्लस 1, 2 के प्लस 1 ये जोड़ी पढ़ रहे हैं अपन है ना, दूसरी जोड़ी दी है ऐसी 2 के प्लस 1। तो देखो अभी अपन ने पढ़ा था 2m प्लस 1, ये क्या होता है? एक विषम पूर्णांक होता है। अभी अपन ने पढ़ा तो है विषम पूर्णांक, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है ना? या फिर आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं 1 2 3 आते हैं तो वो विषम आती है, 1 2 3 1 3 5 7 ये विषम होती है। तो इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं क्या होता है, विषम पूर्णांक होता है। ठीक है, तो इसमें सिर्फ क्या किया उन्होंने, देखो अपन ने विकल्प में पढ़ा था दूसरा वाले में, सही विकल्प का दूसरा, उसमें पढ़ा था अपन ने 2m प्लस 1 है ना, तो उसी के जैसा होता है बिल्कुल। देखो इसमें सिर्फ क्या है, m की जगह सिर्फ क्या आ गया k, और है तो बिल्कुल जो कहते हो। तो इसमें समझो इसमें ABCD से कोई मतलब नहीं है अपन ने, जब ऐसा आ जाए तो क्या होता है विषम पूर्णांक। ऐसे ही अपन ने देखो यहाँ अभी 2m पढ़ा था, इसे क्या पढ़ा था अपन ने सम पूर्णांक। तो ऐसा इसमें देखो तीसरी जोड़ी में आ गई है 2 के, क्या दे दिया उन्होंने 2 के। तो इसमें देखो एक तो नहीं आ रहा है, तो ये क्या होता है सम पूर्णांक। इनको अपन ने पता है ना, अगर कभी कंफ्यूजन हो तो इनकी जगह पर 1 2 3 रख के देख लेना। तो वो अगर सम होगा तो 2 4 6 आएगा मान रखने पर, अगर विषम होगा तो 1 3 5 7 ऐसे आएंगे। ठीक है, अगर कभी कंफ्यूज हुआ करो तो, नहीं तो वैसे तो सिंपल है कि 2 के है सिर्फ तो सम है, और 2 के प्लस 1 है तो विषम है। ठीक है, चलो अगला है चौथा, एक अशून्य परिमेय संख्या। अशून्य परिमेय संख्या मतलब जो शून्य नहीं हो एवं अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा, तो वो परिमेय संख्या ही होगा है ना। प्रश्न क्रमांक 4 पे सत्य असत्य। अब देखो इसमें लिखा है √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो बिल्कुल है। तो ये कैसा हो गया अपना सत्य है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रशांत अशांत आवर्ती होता है। देखो इसमें एक शब्द आया अशांत आवर्ती, इसे समझ लो। एक होता है अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती। देखो अशांत आवर्ती क्या होता है, और एक होता है अशांत अनावर्ती, इसे समझो अशांत अनावर्ती। इन दोनों शब्दों को समझ लो है ना। इसमें आ रहा है आवर्ती और इसमें आ रहा अना, अना आ गया इसमें है ना, अशांत आवर्ती और अशांत अनावर्ती है ना। देखो आवर्ती में क्या होता है, आवर्ती बार बार आती जाए, बार बार, जैसे 0.333333 ऐसे पढ़े हैं अपन ने है ना, 0.518 और फिर से रिपीट हो जाए 518, फिर से रिपीट हो जाए 518, मतलब एक एक जैसी संख्या रिपीट हो। इसमें 3 रिपीट हो रहे थे, इसमें 518 बार बार रिपीट हो रहे हैं है ना। लेकिन अनावर्ती क्या होता है, अनावर्ती ये होता है कि एक बार आया 0 यहाँ आ गया एक बार 30, समझ रहे हैं, अगली बार आएगा 3 आएगा और यहाँ 1 0 की जगह 2 0 हो जाएंगे, आ रहा ना समझ में। फिर अगली बार क्या आ जाएगा, अभी देखो 30 आए थे फिर 300 हो गए, अब की बार 3000 हो जाएंगे, समझ में आ रहा है। मतलब जीरो की देखो संख्या बढ़ती जा रही है। इसी तरह से या फिर हो सकता है जैसे किसी भी आ गया, जैसे मान लो 7.58 और फिर हो सकता है कि आ जाए 588, फिर हो जाएगा 588, मतलब एक जैसी संख्या बढ़ती जाए। देखो इसमें 1 8 था, फिर 2 8 आया, फिर 3 8 आ गए, समझ में आ रहा है ना। मतलब ये देखो आवर्ती में क्या हो, एक जैसी संख्या बराबर बार आएगी। देखो ये भी सब एक एक बार आ रहे हैं बराबर। इसमें देखो 518 एक ही संख्या रिपीट हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, 1 0 बढ़ा, फिर 2 0 बढ़ा, फिर 3 0 बढ़ा, इसमें 1 0 बढ़ा, 2 इसमें 1 8 बढ़ा, फिर 2 8 बढ़ा, फिर 3 8 बढ़ा, समझ में आ रहा है ना। तो इस तरह से अपन करना है। तो अनावर्ती समझ में आ गया और आवर्ती समझ में आ गया। तो देखो इसमें बोल रहे हैं कि अपरिमेय प्रत्येक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होता है। तो हाँ, ये दशा आवर्ती होता है ना, कैसा होता है, नहीं इसमें सॉरी आवर्ती नहीं होता, इसका क्या होता है, अनावर्ती होता है। जो अपरिमेय संख्या होती है रूट वाली, उसका जो रूट वाली संख्या होती हैं उनका दशमलव प्रसार कैसा निकलता है, ऐसा वाला निकलता है। कैसा निकलता है, अनावर्ती। जबकि इसमें कह रहे हैं आवर्ती की, तो इसलिए क्या है, असत्य है ना। रूट वाली संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होता है, ए वाला, अनावर्ती, ठीक है। तो समझ में आ गया। लेकिन जो परिमेय संख्याएं होती हैं जैसे 1/2 हो गया, 1/9 हो गई, इनका होता है कैसा, आवर्ती। समझ में आ रहा है ना। तो इसमें कह रहे थे कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होता है, तो नहीं, अशांत आवर्ती नहीं होता है, गलत बात है, इसलिए कैसा है, असत्य है। उनका कैसा होता है, अनावर्ती होता है। समझ में आ गई। चलो तीसरा देखो, अपरिमेय संख्या संख्या रेखा पर नहीं दर्शाई जा सकती है। तो बिल्कुल दर्शाई जा सकती है। जैसे अपन ने कक्षा 8 में सीखा है, √2 को संख्या रेखा पर दर्शाना अपन ने सीखा है। तो अपन ने क्या है, इसे दर्शाया जा सकता है। संख्या रेखा पर सभी संख्याओं को दर्शाया जा सकता है, ठीक है।
तो ये सत्य है, ये असत्य है, क्योंकि ये कह रहा है कि नहीं दर्शाई जा सकती जबकि दर्शाई जा सकती है ना। चलो, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो ये समझो, भाज्य संख्या, जैसे भाज्य संख्या अपनी थी, मान लो कितना 20 थी, कितनी थी 20, है ना। अब देखो, या फिर 20 ले लो या फिर अपन 91 ले रहे हैं, मान लो अपन ने ले लिया कितना 91। अब देखो, इसको अपन ने कह रहे हैं, ये देखो भाज्य है, भाज्य संख्या जानते हैं जिसमें भाग चला जाए, तो देखो इसमें भाग तो चला ही जाता है किसी न किसी संख्या का, 7 का भी चला जाता है, 13 का भी चला जाता है, तो ये तो भाज्य संख्या हो गई। इसको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में, तो देखो अपन जब इसके गुणनखंड करते हैं 91, इसके जब अपन गुणनखंड करते हैं तो देखो 7 से जाते हैं, 7 एकम 7, 7 3 21, और फिर 13 से जाता है, 13 एकम 13, देखो 7 गुणा 13, तो देखो इनके गुणनफल के रूप में लिख लिया अपन ने कि नहीं, इसमें कह रहा है कि गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है, तो गुणनफल के रूप में लिख लिया। अब काय के गुणनफल के रूप में लिखना था अभाज्य संख्याओं के, देखो ये अपनी भाज्य थी, पहले वो भाज्य की चर्चा कर रहे हैं, फिर कह रहे अभाज्य संख्या। देखो अपन जानते हैं 7 एक अभाज्य संख्या है, क्योंकि इसमें किसी का भाग जाता ही नहीं है, ऐसे 13 भी कैसी है, अभाज्य संख्या है। इसी तरह से अगर आप कोई सा भी संख्या देख लेंगे तो उसमें क्या है, भाग नहीं जाएगा। जैसे अपन 20 है, 20 के अगर अपन गुणनखंड करते हैं तो क्या बन जाते हैं, 2 गुणा 5, ऐसे बन जाते हैं। तो देखो ये भी क्या, देखो ये तो अपनी भाज्य संख्या, क्योंकि इसमें भाग जाता है, 4 से जाता है, 5 से जाता है, 10 से जाता है ना, 2 से भी जाता है। लेकिन 2 में देखो किसी का भी भाग नहीं जाता है, सिर्फ खुद से ही जाता है और किसी का नहीं जाता है। ऐसे देखो इस 2 में भी किसी से नहीं जाएगा, 5 में भी किसी से नहीं जाएगा। तो देखो वही कह रहे थे इसमें कि भाज्य संख्या होगी, उसे हम अभाज्य संख्या, ये अभाज्य संख्या है, ये सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में, देखो गुणा का चिन्ह लगा है, गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो ये कैसा है, सत्य है, अपना समझ में आ रहा है ना। अब इसमें कह रहे हैं कि √2 एक परिमेय संख्या है, एक कह रहा है परिमेय। देखो इसमें समझो, √2 एक परिमेय, परिमेय की चर्चा चल रही है, समझो, कंफ्यूजन नहीं हो जाना है। परिमेय तो नहीं, परिमेय नहीं है, असत्य है। ये कैसी है, अपरिमेय है। ये कैसी है, अपरिमेय, जबकि उसमें क्या कह रहे हैं, परिमेय। समझ में आ रहा है ना, इसलिए असत्य है। ठीक है, तो चलो सत्य अपने कंप्लीट हो गए। अब आते हैं अपन प्रश्न क्रमांक 5 पर। एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। इसमें लिखा है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय लिखिए। तो देखो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहाँ लिखी है, आपकी गणित निकालो और गणित में देखो आप पेज नंबर 21 सारांश, इसका है पेज नंबर 21 निकाल लो। इसमें लिखा है सारांश, सारांश का तीसरा नंबर देखो, तीसरा नंबर पे लिखा है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। इसमें लिखा है प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के ये गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंडन अद्वितीय होता है। इस पर कोई ध्यान दिए बिना कि अभाज्य गुणनखंड किस क्रम में आ रहा है। देखो इसमें क्रम की बात चल रही है, मतलब कि अपन ने ऐसा लिखा है जैसे 20 के गुणनखंड किए तो वो लिख रहे हैं अपन 2 गुणा 5। तो जरूरी नहीं है कि पहले छोटी संख्या फिर बड़ी संख्या, अपन 20 के गुणनखंड ऐसे भी लिख सकते हैं 2 गुणा 5 गुणा 2। समझ में आ रहा है, या 20 के गुणनखंड अपन इस क्रम में भी लिख सकते हैं 5 गुणा 2 गुणा 2। मतलब क्रम का ध्यान नहीं देना है, बस वो अभाज्य गुणनखंड होना चाहिए। देखो अभाज्य बन गए कि नहीं, देखो जे भी अभाज्य है, जे भी अभाज्य है, जे भी, देखो सब अभाज्य है कि नहीं। तो वही अंकगणित की इसमें प्रमेय, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कह रही है कि इस पर कोई ध्यान नहीं देना है कि अभाज्य गुणनखंड किस क्रम में आ रहे हैं, है ना। क्रम पे ध्यान नहीं दे रहा है कि पहले 5 आया पहले 2 आया, कुछ भी लिख सकते हैं अपन पहले आगे पीछे। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया, तो इसको आप अच्छे से याद कर लेना, ये आती है लिखने में। ठीक है, चलो दूसरा वाला देखो, यदि ए और बी 2 प्राकृत संख्याएं हैं तब उनके एचसीएफ और एलसीएम में क्या संबंध है। देखो 2 संख्या दे दी हैं, क्या दे दी हैं, 2 संख्या। देखो फिर से बात चल रही है 2 संख्याओं की, क्या चल रही है बात, 2 संख्या दे दी है अपने पास, हमारे पास क्या दिए हैं, 2 संख्याएं दी हैं, 2 संख्याएं, 2 संख्या दी हैं, एक है ए और दूसरी है बी। साथ में हमारे लिए उन्होंने दे दिया एचसीएफ, क्या दे दिया है, एचसीएफ दे दिया, और क्या दे दिया, एलसीएम। तो देखो हमने अभी बताया था कि जब भी इनकी चर्चा चले 2 संख्याओं की, एचसीएफ और एलसीएम की, तो इनमें अपन वो सूत्र जानते हैं, वो अपन जांच करते थे 1.2 में। हम जानते हैं 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, एचसीएफ गुणा एलसीएम। तो देखो 2 संख्या क्या है हमारे लिए, ए बी है, तो ए गुणा बी, और फिर बराबर का चिन्ह, देखो 2 संख्याओं का गुणनफल कर दिया दोनों का, ए और बी का, और बराबर का चिन्ह लगाएंगे, एचसीएफ गुणा एलसीएम, एचसीएफ गुणा
LCM। ये संबंध होता है दो संख्याओं के गुणनफल में और HCF और LCM में। तो समझ में आ गया। ये है अपना कौन सा, दूसरा। ठीक, इसे अपन आगे पीछे लिख सकते हैं। पहले चाहो तो तुम HCF गुणा LCM लिख, मतलब इसे ऐसा भी लिख सकते हैं HCF गुणा LCM बराबर A गुणा B, या फिर आप ऊपर वाला, दोनों सही है। ठीक है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत? तो इस तरह से आपको समझना है क्या क्या दे रहे हैं और क्या पूछ रहे हैं। अधिकतर ये सूत्र पूछा जाता है, तो जब भी HCF LCM की बात चल रही हो और दो संख्याओं की बात चल रही हो तो हमेशा इस सूत्र को ध्यान में लाया करो हमेशा, तो आराम से बन जाएंगे। ठीक है, तीसरा वाला देखो, इसमें कह रहा है कि यदि P एक अभाज्य संख्या है और A एक धनात्मक पूर्णांक है, तब यदि P A स्क्वायर को विभाजित करता है तो कौन सा तथ्य निश्चित रूप से कहा जा सकता है। तो अपन लिख लेंगे जो इसमें लिखा है कि देखो निश्चित रूप से कहा जा सकता है, यहां से लिख देंगे, तब निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि P A को भी विभाजित करेगा, A को। अब जब अपन आंसर लिखेंगे तो P A को भी विभाजित करेगा, A को। A स्क्वायर हटा देना है जब उत्तर लिखेंगे तो बस A स्क्वायर को वो कह रहे हैं कि विभाजित कर रहा है, तब हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि अगर A स्क्वायर में P से भाग जा रहा है तब A में भी P से भाग जाएगा। समझ में आ गया, तब P A को वो करेगा, विभाजित करेगा, ऐसा अपन लिख सकते हैं। इसमें से परीक्षा बोध में से आप इसको पढ़ लेना ध्यान से। ठीक है, कोई दिक्कत तो है नहीं, अगर याद करने में कोई दिक्कत आए तो बताना, है ना। चलो चौथा देखो, यदि रूट P एक अपरिमेय संख्या है तब P कैसी संख्या होगी। तो अपन जानते हैं, देखो जी क्या कह रहे हैं, अगर रूट P एक कैसी अपरिमेय है, रूट P कैसी है, ये अपरिमेय है, तो P की पूछ रहा P कैसी हो जाए। देखो P होगी हमेशा अभाज्य संख्या। क्या होगी, अभाज्य संख्या। कैसे होगी, अगर यहाँ ये भाज्य होगी, जैसे मान लो अपन ने P की जगह भाज्य रखना जैसे 4, तो देखो ये तो फिर आप अपरिमेय नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 4 का भी अपन वो गुणनखंडन करेंगे तो निकल आएगा 4 का 2 गुणा 2 होता है, तो इनमें से जोड़ा बन जाएगा और 2 बाहर आ जाएगा, इसका वर्गमूल निकल आएगा। समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पर रूट के अंदर कैसी होना चाहिए, अभाज्य संख्या, जिसके जो गुणनखंड ना बने। समझ में आ रहा है ना। तो P जो अंदर होगी संख्या वो हमेशा कैसी होगी, अंदर वाली संख्या अभाज्य। समझ में आ रहा है ना। ठीक है, तो P हमेशा कैसी होगी, अभाज्य संख्या होगी। चलो यदि A बराबर BQ, तो A और B में क्या संबंध है, देखो इसे समझो। इसमें ये दे रहे हैं कि A बराबर BQ है, A के बराबर में क्या दे रहे हैं, BQ। तो ये पूछ रहे हैं कि A में और B में क्या संबंध है। तो देखो ये कैसे बना, कैसे इसको समझो। ये देखो बना है भाग विधि से। भाग विधि आती है, भाग विधि ये होती है कि अंदर लिखते हैं A, ऐसे बनाते हैं अपन भाग का चिन्ह, B से देते हैं भाग, और यहाँ बचता है Q, इसे बोलते हैं शेषफल, और नीचे बचता है R। समझ में आ रहा है ना। ये आपको अच्छे से पता ही होगा कि जो अंदर का होता है इसे बोलते हैं अपन भाज्य। क्या बोलते हैं, भाज्य। और जिससे भाग देते हैं इसे बोलते हैं भाजक। क्या बोलते हैं, भाजक। और यहाँ आता है, ये कहलाता है अपना भागफल, और जो नीचे बचता है वो कहलाता है अपना शेषफल। समझ में आ रहा है ना। तो बस अब देखो इसी से ये बना है। ठीक है, ये बराबर BQ प्लस R। ठीक है, तो इनमें देखो क्या संबंध होता है, A में और B में, है ना। तो A और B में क्या, ये क्या कहलाता है अपना भाज्य। यहाँ लिख देंगे कि A बराबर है भाज्य, A भाज्य है, भाज्य देखो होता ही है ना, A भाज्य है और B क्या है, भाजक है। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, बस ऐसा सिर्फ नाम लिखना है। परीक्षा बोध में से आप और ये पढ़ लेना, ये अंदर का कहलाता है भाज्य और बाहर का कहलाता है भाजक। क्लियर। तो बस इतना लिखना है कि ये भाज्य और B भाजक है, तो बस ऐसा लिख देना है बस। तो इस तरह से अपने अध्याय 1 के पार्ट 1 कक्षा 10वीं की गणित के वास्तविक संख्याएं के वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसमें से अपन ने सही विकल्प, रिक्त स्थान, सही जोड़ी, सत्य असत्य और एक शब्द में उत्तर सभी सीख लिए हैं। तो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं आए हो तो आप पूछ लेना बेशक, अगर कुछ दिक्कत आ रही हो, कहीं पर आप भूल रहे हो। मैं देखो रटना तो है नहीं, अगर आप भूलो कहीं पर तो पूछ लेना कि आप भूल क्या रहे हैं, है ना। एक बार पूछना तो हम ऐसे बताएंगे, आप कहीं भूलेंगे नहीं। ठीक है।